मैं तो बचपन से इधर स्नान करता रहा हूँ, क्योंकि मैं हरिद्वार का ही रहने वाला हूँ। ये तो बिहार से चलकर आया है और मैं तो हरिद्वार का ही रहने वाला हूँ और बचपन से इधर स्नान करता हूँ, इसलिए जीत मेरी निश्चित है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई चुनाव तो हम भी लड़ रहे हैं, रामविलास पासवान को ये सारे विरोधी दल लेकर आए हैं। चंद्रशेखर नंगा होकर धोती लगाकर, पूरा नंगा नहीं हुआ, धोती लगाकर तो कमीज वगैरह उतार कर वो इसको उठाकर उधर नहाने के लिए आया। और उस वक़्त पैसा लगाने के लिए तो ये एक और ब्राह्मण है, ये कर्नाटका का एक ब्राह्मण है ना जो मुख्यमंत्री रहा उधर, हेगड़े, तो हेगड़े भी साथ में था, हेगड़े भी उसके साथ में था। वो पैसे की थैलियां वो लाया था और ये आपका मधु दांडवत है वो भी साथ में था। ऐसे कई लोग थे। तो उन्होंने रामविलास पासवान को उधर स्नान कराया। तो हमने सोचा कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो जो हर की पौड़ी, तो हमने भी इसी को मुद्दा बनाया कि ये लोग रामविलास पासवान को खड़ा करने वाले लोग और राम सिंह को खड़ा करने वाले लोग ये कहते हैं कि हर की पौड़ी पर गंगा पवित्र है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि हर की पौड़ी पर जहां लाखों लोग अपना बदन धोते हैं वो इसको गंदा करते हैं, इसलिए हर की पौड़ी पर गंगा गंदी है। हमारी उम्मीदवार मायावती एक फरलांग ऊपर जहाँ से गंगा आती है, ऋषिकेश की तरफ जिधर से गंगा आती है, एक फरलांग ऊपर स्नान करके उसने पेपर फाइल किए हैं। तो इसलिए अभी ये चुनाव का मुद्दा बना, हरिद्वार के चुनाव का मुद्दा बना कि हर की पौड़ी गंदी है, गंगा गंदी है या चंगी है। तो ये मुद्दा चुनाव का बना और हमारा प्रचार ज़्यादातर यही था कि हर की पौड़ी पर गंगा गंदी है। अगर जो लोग इसको पवित्र मानते हैं हर की पौड़ी पर, वो वोट देंगे। उनके दो उम्मीदवार हैं, एक रामविलास पासवान है सारी विरोधी पार्टियों का मिलाकर, एक कांग्रेस का उम्मीदवार है राम सिंह। लेकिन जो लोग समझते हैं कि हर की पौड़ी पर गंगा गंदी है, उनकी उम्मीदवार मायावती है। इसलिए हमारी अपील है उन लोगों से, सिर्फ उन लोगों से जो ये समझते हैं कि हर की पौड़ी पर गंगा गंदी है, वो मायावती को वोट दें, बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। चुनाव हुआ और मैं आप लोगों को एक दुख की बात रखना चाहता हूं कि चुनाव में हमें पैसे की उस समय बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई। अगर उस वक़्त मेरे पास 1 लाख रुपया होता, जो 1-1 लाख हराने के लिए मैंने 200 कैंडिडेट को दिया पिछले चुनाव में फरवरी में, अगर 1 लाख रुपया मैं रेज कर पाता तो हम उसी वक़्त वो चुनाव जीत गए होते। लेकिन बहुत मेहनत करके सारे देश भर में बामसेफ के लोगों से अपील करके मैं सिर्फ 87,000 रुपये इकट्ठा कर पाया। 87,000 रुपए से हमने वो चुनाव लड़ा। और जब काउंटिंग हो रहा था
तो मैं कुछ समय मायावती के पास बैठा था काउंटिंग देखने के लिए, फिर मैं घूमने निकल गया काउंटिंग में, तो फिर मैं रामविलास पासवान के पास चला गया, क्योंकि उधर जब अनाउंस होता था लाउड स्पीकर के ऊपर पहला राउंड, भाई पहले राउंड में राम सिंह को 8,000 कुछ वोट पड़े, मायावती को 8,000 कुछ वोट पड़े, और ये रामविलास पासवान को 187 वोट पड़े, और आर.एल. कुरील को 2 वोट पड़े। आर.एल. कुरील भी 77 में जनता पार्टी की तरफ से मेंबर पार्लियामेंट था। जनता पार्टी की तरफ से आर.एल. कुरील मेंबर पार्लियामेंट था, जो उस एरिया में सर्विस करता था, और रामविलास पासवान भी मेंबर पार्लियामेंट था। ये एक्स मेंबर पार्लियामेंट दोनों उधर लड़ रहे थे। तो जैसे अनाउंस हुआ कि पहले राउंड का अनाउंसमेंट हुआ, तो मैं सोचा मैं रामविलास पासवान से मिलकर आता हूँ कि भाई तू तो गंगा स्नान किया उधर, तो क्या हुआ ये जरा। तो मैं गया उनके पास, मैंने सोचा यार गंगा पे स्नान करना तेरे को ठीक नहीं बैठा, 187 वोट तो तेरा कुछ भी नहीं है। मायावती को 8,000 मिल रहा है और राम सिंह को 8,000 मिल रहा है। तो दूसरे राउंड का फिर अनाउंस हुआ, तो वो दोनों 15-15 हज़ार का क्रॉस कर गए, और रामविलास पासवान ने भी 200 का टारगेट क्रॉस कर दिया, और कुरील को 13 वोट पड़ गए। तो मैंने सोचा कि भाई जब वो बैठा था, मैंने सोचा यार भी चाय पीते हैं, थोड़ा बातचीत भी करते हैं। तो चाय मंगाई तो रामविलास पासवान ने, मैं थोड़ा और देखने चला गया इधर उधर। तो जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि ये तीसरे राउंड का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। वो सुनने से पहले रामविलास पासवान मैदान छोड़कर भाग गया है। तो उस चुनाव का रिजल्ट निकला कि 1,49,000 वोट कांग्रेस को पड़े, और 1,36,000 वोट मायावती को पड़े, और 32,000 टोटल 32,000 रामविलास पासवान को पड़े, और 100 से कम आर.एल. कुरील को पड़े। तो जब हमने ये रिजल्ट देखा, जब वो निकल रहा था रिजल्ट, मुझे बार बार ऐसा लगता था कि ये रिजल्ट तो हमारे हक में हो सकता था। मायावती उसी वक्त एमपी बन सकती थी अगर मेरे पास 1 लाख रुपया चुनाव लड़ाने के लिए होता। तो इसलिए साथियों, मुझे इस चीज का कोई ज्यादा अचंभा नहीं होता है। महाराष्ट्र में है तो अचंभे वाली बात है, दुख वाली बात है कि गणेश जी का गणेश क्या लिखा उसका नाम, गणेश का जन्मदिन है, आज जन्मदिन है या कोई दिन है मतलब उनको मानने का। तो आज गणेश का दिन होने के कारण ओबीसी के लोग, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोग, खासकर श्री राम हेडाव, जो सोचते हैं कि हमें परिवर्तन लाना है, तो जब वो गणेश को 2 घंटे के लिए भूल नहीं सकते तो कैसा परिवर्तन ला पाएंगे। क्योंकि अगर 12 बजे के बाद गणेश को वो बैठाते या लेकर घूमते तो कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि 12 बजे तक ये प्रोग्राम था, 9 से 12 तक। लेकिन उन्होंने शायद पंडों ने बताया होगा, पंतों ने बताया होगा कि इस मौके पर शुभ मौका है तो गणेश को बैठाना है।
और गणेश को बैठाने के लिए तो मोस्ट बैकवर्ड और बैकवर्ड कास्ट के लोग वो एक तरफ तो गणेश को बैठाने के लिए उनको इतनी मजबूरी है, दूसरी तरफ मैं फुले शाहू अंबेडकर की बात कहता हूं, ये भी उनके गले से नहीं उतर रही है। और परिवर्तन की बात हम कहते हैं और परिवर्तन हम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, तो ये बात भी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट खास करके जब मैं उत्तर प्रदेश की तरफ देखता हूं कि बीजेपी का सबसे बड़ा आधार, बीएसपी का सबसे बड़ा आधार उत्तर प्रदेश में चमार का वोट है और बीजेपी का सबसे बड़ा आधार मोस्ट बैकवर्ड है। पार्टी तो मोस्ट बैकवर्ड वाले भी जानते हैं कि ये पंथों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, ये क्षत्रियों की पार्टी है, ये जानते हुए भी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोग बीजेपी का आधार बने हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोग बीजेपी और शिवसेना का आधार ना बनते तो आज बीजेपी और शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में हमें देखने को ना मिलती। उनका भी तो कोई आधार है, और आधार कौन है? महाराष्ट्र में बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन बैकवर्ड में से जो यादव है वो उनका आधार अभी तक नहीं है, और कुणबी, आधा कुणबी बीजेपी के साथ है और आधा कुणबी कांशीराम और मुलायम सिंह के साथ है। और लोल जिस कम्युनिटी से कल्याण सिंह है वो लगभग टोटल बीजेपी के साथ है। लोल से नीचे वाले लोग जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के हैं, अभी भी इतनी कोशिश, मेरी कोशिश के बावजूद आज भी वो 2/3 बीजेपी के साथ हैं और 1/3 बीएसपी के साथ हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोग। तो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को 1991 के चुनाव में वो 100% बीजेपी के साथ थे। में इटावा से मैं बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ रहा था। तो इटावा जमुना के किनारे है, और जमुना के किनारे, जमुना उधर थोड़ी गहरी है, जमुना के किनारे तो मल्लाह लोग काफ़ी रहते हैं। जमुना के किनारे मल्लाह काफ़ी रहते हैं, और मल्लाह लोगों में भी उनके साथ अन्याय सबसे ज़्यादा होता है जो मैंने उधर देखा। तो इसीलिए उन लोगों में से एक लड़की जिसका नाम फूलन देवी है, वो उसको बागी होना पड़ा। उन्होंने, जो कहा जाता है कि 27 ठाकुर को लाइन में खड़ा करके उसको मारा उन्होंने, तो वो उन लोगों के बीच में मैं गया उधर। मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोग बीजेपी के साथ क्यों हैं? समय हो गया है, ये क्या दिया? आप लोग बीजेपी के साथ क्यों हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई बीजेपी के लोग हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कि आप लोग बहुत महान हैं, मल्लाह लोग बहुत महान हैं, आप लोगों ने राम की किश्ती को किनारे लगाया था। महान किस लिए है कि राम को एक किनारे से दूसरी जगह भागकर जाना था, तो पानी में भाग नहीं सकता था, पता नहीं उसको तैरना आता था या नहीं आता था,
लेकिन मल्लाह लोगों ने उनको दूसरे किनारे लगाया था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये बीजेपी के लोग आपको महान कहते हैं, मैं तो आपको महान कहने नहीं आया हूं, मैं तो आपको घटिया कहने आया हूं कि आप लोग बहुत घटिया हैं। आप लोगों ने राम की किश्ती को किनारे लगाया है, चलो मैं मान लेता हूं कि अच्छी बात है, हमारा झगड़ा नहीं होगा, इसलिए मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता हूं कि चलो आप लोगों ने अच्छा काम किया कि राम की किश्ती को किनारे लगा दिया। लेकिन तुम्हारे झोंपड़ों में बैठकर मैं गंगा के गहरे पानी की, जमुना के गहरे पानी की तरफ देख रहा हूं जो बिल्कुल नीचे है, कि आप लोगों की किश्ती तो मझधार में है, लटकी हुई है। तो आप कभी आपने नहीं सोचा कि हमारी किश्ती को कौन किनारे लगाएगा? राम की किश्ती को तो तुमने किनारे लगा दिया, लेकिन तुम्हारी किश्ती को कौन किनारे लगाएगा? तो कुछ नौजवान लोगों की समझ में मेरी बात आई, तो उन्होंने माना। मैंने उनसे कहा कि मैं बताता हूं कि कौन किनारे लगाएगा। जिन्होंने राम की किश्ती को किनारे लगाया है, ये काम उनको ही करना होगा। ये काम आपने जो दूसरों के लिए करते हैं वो अपने लिए भी आपको ही करना होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जिनको अपना काम खुद करना होगा, जो लंबे अरसे से दूसरों की तरफ देख रहे हैं, जो लंबे अरसे से दूसरों की तरफ देख रहे हैं कि दूसरे हमारी किश्ती को किनारे लगाएंगे या दूसरे हमारे बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलकर हमारे हितों के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन बोलते ही जाते हैं, करते कुछ नहीं है, तो ये करना किसको होगा? ये तो उन लोगों की करना होगा जिनको इसकी जरूरत है।